Okay, so the topic is statistic. Okay, in class 9th we have already studied about mean, median and mode of the ungrouped data. Okay, इस क्लास में हम देखेंगे what will be the mean, median and mode of ग्रुप्ड डेटा. ओके, अब सबसे पहले बात ये देखते हैं कि ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा में डिफरेंस क्या होता है. ओके, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव अ डेटा दैट इज सेट ऑफ नंबर्स and that are let's say 1, just a second, yes, 1 2 3 1 4 5 6 1 3 2 7 8 7 8 2 2 1 4 5 2 1 4 6 7. ओके, मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये डेटा है दैट इज सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम यू कैन से 1 to 8. ओके, अब एक तो तरीका ये हो गया कि हम इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दें. ओके, मतलब ये जो भी डेटा है हम इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दें और हम ये बोल दें कि इसका मीन मीडियन या फिर कुछ भी मोड ऐसे बताओ. ओके ओके, और सेकेंड रिप्रेजेंटेशन ये हो सकता है कि हम इसको एक ग्रुप्ड मैनर में लिखें. जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये टेबल है. ओके, और जिसमें जो फर्स्ट कॉलम है दैट इज ऑफ ये जो ऑब्जर्वेशन है, मतलब कि एक ये नंबर का मतलब. ओके, जैसे मान लो कि ये 1 एक ऑब्जर्वेशन हो गया, 2 एक ऑब्जर्वेशन हो गया, सिमिलरली 2 3 4 ऑल दिस नंबर्स आर ऑब्जर्वेशन. तो मान लेते हैं कि ये जो भी ऑब्जर्वेशन रहेगा, पहला वाला है 1, देन 2 3 4 5 6 7 8. ओके, और इस वाले कॉलम में हम लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी सिंपली मींस काउंट ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस. ओके, मतलब एक कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया, एंड सिमिलरली ऑल द सेट ऑफ नंबर्स. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि एक कितनी बार आया, 1 2 3 4 5. ओके, मतलब ये कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इज 1 2 3 4. ओके, सिमिलरली ये 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 2 3 4. तो ये हो गया 4. ओके, और सिमिलरली 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 2. 4 की कितनी है, 1 2 3. ओके, 5 की कितनी है, 1 2. 6 की 1 2. ओके, 7 की है 1 2 3 और 8 की है 1 2. ओके, बात आ रही समझ में? तो हमारे पास एक डेटा है दैट इज सेट ऑफ नंबर्स और इसको रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका हमने देखा, दैट इज दिस, और ये दूसरा तरीका था एक 2 कॉलम वाइज इसको हम रिप्रेजेंट करें. तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसी को हम बोलते हैं ग्रुप्ड डेटा, और ये जो है ये है अनग्रुप्ड डेटा. ओके, तो इस क्लास में हम देखेंगे कि जो ग्रुप्ड डेटा रहता है उसका हम मीन मीडियन और मोड कैसे निकालते हैं. ओके, सो बेसिकली वी हैव टू स्टडी मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा. ओके, सबसे पहले हम देखेंगे मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा. ओके, सो इसको देखने से पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो अनग्रुप्ड डेटा रहता है उसका हम मीन कैसे निकालते हैं. ओके, सो कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3 एंड सिमिलरली टिल xn, और देयर आर n वैल्यूज, मतलब n ऑब्जर्वेशंस हैं, तो इसका अगर हमको अरिथमेटिक मीन निकालना रहेगा तो कैसे हम निकालते थे? ओके, हम क्या करते थे कि वी सिंपली एड ऑल द ऑब्जर्वेशंस, और जितने ऑब्जर्वेशंस हैं दैट मींस द टोटल काउंट्स उससे डिवाइड कर देते थे. ओके, वही तो हमने करा है, x बार ये जो ऑब्जर्वेशन है इसके मीन को रिप्रेजेंट करते हैं x बार से, एंड दैट इज कैलकुलेटेड बाय समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. यही तो हमने करा है. सो मतलब क्या कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द अरिथमेटिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस is equal to their sum divided by the total number of
ऑब्जर्वेशंस, यस और नो, यही हमने देखा था। तो ये तो था जो अनग्रुप्ड डेटा रहता है, मतलब कोई भी एक रैंडम सेट ऑफ नंबर्स दे दिया गया तो उसका हम मीन कैसे निकालते हैं। ओके, अभी हमको देखना है मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ओके, बात आई समझ में? सो बेसिकली तो यही मतलब लिखा है कि अभी हमको देखना है मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। अब देखो, ग्रुप्ड डेटा का मीन निकालने के लिए बेसिकली देयर आर टू मेथड्स दैट इज देयर। ओके, सो फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, ओके, और सेकेंड वन इज एज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इसके एल्गोरिदम और बेसिकली कैसे हम निकालते हैं डायरेक्ट मेथड से मीन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है एज्यूम। तो हमको क्या देखना है, डायरेक्ट मेथड। ओके, सो मान लेते हैं कि इफ देयर इज अ वेरिएट, दिस इज अ वेरिएबल यू कैन से, takes values x1 x2 till xn with the corresponding frequencies f1 f2 f3 till fn respectively। ओके, मतलब कि x1 की जो फ्रीक्वेंसी है वो f1 है, x1 कितनी बार आया है, वो जो भी डेटा दिया रहेगा उसमें x1 कितनी बार आया है, f1 टाइम्स। x2 की फ्रीक्वेंसी है f2, x3 की फ्रीक्वेंसी है f3 एंड सिमिलरली xn की फ्रीक्वेंसी है fn। ओके, अब इसका जो हमको अगर मीन निकालना रहेगा, सो दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय x बार। इसको दिस इज हाउ डू रिप्रेजेंट द मीन ऑफ अ सर्टेन डेटा। तो x बार विल बी गिवन बाय f1 x1 प्लस f2 x2 till fn xn and this total divided by, देखो नीचे हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब एक बात बताओ, x1 f1 टाइम्स आया है तो f1 मतलब बेसिकली दिस इज द सेइंग कि ये f1 बार ये x1 आया, मतलब x1 कितनी बार है, f1 टाइम्स है। बात है समझ में? तो सिमिलरली f2 जो है रिप्रेजेंट करता है किसकी फ्रीक्वेंसी, x2 की। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम जो भी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस रहते हैं उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से ही तो डिवाइड करता है ना। तो ये हो गया पहले के लिए, तो इतना काउंट हो गया x1 के लिए, प्लस इतना x2 के लिए काउंट हो गया, और ये सभी को जोड़ देंगे। सो दिस विल नथिंग विल बी द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही तो होगा ना। सो दैट इज व्हाट इट इज रिटन ओवर हियर। और हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x बार इज इक्वल टू सिग्मा, ये जो साइन है इसको बोलते हैं सिग्मा। ओके, एंड सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई, एंड दिस इज फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to n and whole divided it by n, capital N, where capital N means sigma of fi, here it is I, where this is from I is equal to 1 to n, और ये जो रिप्रेजेंट करता है that is nothing but f1 plus f2 till fn। ओके, सिग्मा का मतलब बेसिकली बात ये होती है कि समेशन, दिस सिंपली मींस समेशन। ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सिग्मा ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू 1 to n, तो इसका सीधा सा मतलब ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो पहली वैल्यू है x1 प्लस नेक्स्ट वैल्यू इसकी 2 होगी तो x2 प्लस x3 टिल xn। सो दिस इज व्हाट इट रिप्रेजेंट द सिग्मा। ओके, तो हर एक स्टेप वैल्यू से हम इसको बढ़ाते जाएंगे, एंड व्हाटएवर द वैल्यूज विल बी देयर उसका समेशन, दिस इज व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग। ओके, तो ये हो गया। अगर हमारे पास एक ग्रुप्ड डेटा दिया हुआ है तो उसकी मीन कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, इज इट क्लियर? अभी देखते हैं कि जो देयर आर सर्टेन स्टेप्स कि हम कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मीन। ओके, सो इसी को बोलते हैं, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज एल्गोरिथम, और बेसिकली द स्टेप्स दैट विल बी फॉलोड। तो जो पहला स्टेप है दैट इज प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल। अभी देखो फ्रीक्वेंसी टेबल जो हमने सबसे पहले जो टेबल ड्रॉ करा था, एक साइड में था अनग्रुप्ड वाला, दूसरे साइड में था ग्रुप्ड वाला। बात आई समझ में? तो जो ग्रुप्ड वाला था उसमें क्या देखा था कि जो एक टेबल हमने बनाई थी, ओके सॉरी, पहला वाला कॉलम था ऑब्जर्वेशन का, दूसरा था फ्रीक्वेंसी का।
तो वैसा टेबल जिसमें कि फ्रीक्वेंसीज लिखी हो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशंस के, उसी टेबल को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। मतलब वो जो टेबल बना था उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल, दैट्स इट, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी रहती है कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच ऑब्जर्वेशंस। सो प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल इन सच अ वे दैट इट्स फर्स्ट कॉलम कंसिस्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द वेरिएट, मतलब इसको वेरिएबल भी बोल सकते हो, एंड द सेकेंड कॉलम द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। बात आई समझ में? तो पहली बात ये कि ये बेसिकली ये बोल रहा है कि हम इसको पहले ग्रुप में बनाते हैं, मतलब कि देखो हमारे पास एक रो डेटा दिया रहेगा, उसको एक ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करते हैं, पहले उसकी ग्रुपिंग करते हैं। ओके, तो पहले हम ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, क्योंकि उसका ही हमको मीन निकालना है, हमने अभी जस्ट देखा है इसके पहले। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। ओके, फिर स्टेप सेकेंड में क्या करते हैं अपन, we will multiply the frequency of each row, okay, with the corresponding values of the variable to obtain the third column. Multiply the frequency of each row, okay, with the corresponding values of variable, okay, to obtain the third column containing fi xi. ये अभी हम एक एग्जांपल से देखेंगे, अच्छे से तरीके से समझेंगे। तो ये जो थर्ड कॉलम बनाना है दैट इज ऑफ fi xi। ओके, अब देखते हैं फोर्थ स्टेप, सॉरी द थर्ड स्टेप, दैट इज वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल एंट्रीज इन कॉलम थर्ड टू ऑब्टेन सिग्मा। देखो अभी मैंने बताया सिग्मा का मतलब सीधा सा होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस दैट विल बी देयर। इसकी एक लिमिट होती है अपर और एक लोअर और एक अपर लिमिट। तो जो भी ऑब्जर्वेशन ये लिमिट पुट करने के बाद बनेगी उसका समेशन। अभी के लिए ये मान के चलो इसका मतलब होता है समेशन। ओके, तो इन द कॉलम टू ऑब्टेन समेशन ऑफ fi xi, तो बेसिकली हमको जो थर्ड कॉलम में ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे प्रोडक्ट करने के बाद उस सबको ऐड करना है। ओके, फिर जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज फोर्थ वन। इन दिस व्हाट वी डू, वी फाइंड द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज इज कॉलम सेकेंड, इन कॉलम सेकेंड। अब जो सेकेंड वाला कॉलम था, देखो हम किससे डिवाइड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बात आई समझ में? तो सीधी सी बात है, हमको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो चाहिए ना, सो दैट इज व्हाट इट इज देयर। वी विल आल्सो फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज दैट विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और फिर फाइनली जो स्टेप होगा उसमें हम क्या करते हैं कि जो थर्ड कॉलम में जो बना है, जो टोटल सम आएगा उसको सेकेंड वाले समेशन से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज सिग्मा fi xy डिवाइडेड बाय n, और यहां से हमको मिल जाएगा मीन ऑफ द ग्रुप्ड डेटा। इज इट क्लियर? अभी एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे होता है। सो द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें क्या है, द डेटा जो भी ऑब्जर्वेशन है वो है 4, 6, 9, 10, 15। यू कैन कॉल इट एज कुछ भी ऑब्जर्वेशन, ये हो सकता है कि वेट ऑफ सर्टेन स्टूडेंट्स और इन अ क्लास, कुछ भी यू कैन एज्यूम। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है 4, 6, 9, 10, 15, और ये हो गई फ्रीक्वेंसी। 5 5 बार है, 6 10 बार है, 9 10 बार है, 10 7 बार है, और 15 8 बार है, 8 टाइम्स। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, काउंट्स ऑफ दिस ऑब्जर्वेशंस, दैट्स इट। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, देखो ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये तो अभी अच्छा हुआ है कि हमको ऑलरेडी दे के रखा हुआ है कि कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब फ्रीक्वेंसीज। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हम ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। ओके, सो उसमें फ्रीक्वेंसी टेबल हम कैसे बनाते हैं, ओके, पहला कॉलम किसका रहता है, ऑब्जर्वेशंस का, दूसरा रहता है फ्रीक्वेंसी का। ओके, अभी ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है, 4, 6, 9, 10, 15। 4, 6, 9, 10, 15। अब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी तो लिखनी है, सो दैट इज 5, 10, 10, 7, 8। 5, 10, 10, 7, 8। ठीक, तो ऐसे हमको दो कॉलम पहले बना लेना है। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या था स्टेप, वी हैव टू मल्टीप्लाई द ऑब्जर्वेशन एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। ओके, मतलब ये सभी ऑब्जर्वेशंस और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करके
इस थर्ड कॉलम में लिखना है जिसका नाम क्या है, FI XI। इज इट क्लियर? तो यहां पे क्या हो जाएगा, 20, 60, 90, 70, ये हो जाएगा 120। ओके, इसके बाद का स्टेप क्या था, वी हैव टू एड ऑल द ऑब्जर्वेशंस दैट आर देयर इन द थर्ड कॉलम। ओके, तो चलिए सबसे पहले करते हैं इसको। तो इफ यू विल एड ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस, द समेशन विल बी 360। इज इट क्लियर? इसके बाद का स्टेप क्या था, इसके बाद वी विल एड ऑल द ऑब्जर्वेशंस दैट आर देयर इन द सेकेंड कॉलम। इज इट क्लियर? तो यहां पे मैं इसको भी ऐड करूंगा। सो 15, 35 और 15 विल बी 40। ओके, तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब फाइनल स्टेप क्या था, मीन फाइंड आउट करना, एंड दैट इज कैलकुलेटेड बाय सिग्मा ऑफ FI/XI, मतलब ये वैल्यू डिवाइडेड इट बाय सिग्मा ऑफ, सी यू कैन ऑल्सो राइट द लिमिट्स और यू कैन ऑल्सो इग्नोर, मतलब लिमिट्स भी यहां पे लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहां पे लिख सकता हूं 1 to n, और n की वैल्यू कितनी है, देखो 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन है, तो यहां पे n इज इक्वल टू 5, और सॉरी बस यहां पे ये लिख सकते हो i इज इक्वल टू 1 से कहां तक है, 5 तक है। ओके, तो ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी, तो यहां पे भी वही i इज इक्वल टू 1 और ये हो गया 5 तक। ओके, और इन दोनों की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, सो देयरफॉर x बार विल बी इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 40 विच विल इवेंचुअली बी इक्वल टू 9। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो मीन है, जो डेटा था, वो है 9। इज इट क्लियर? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So again, you have to find the mean of the following distribution. Okay, चलो सभी लोग इसको ट्राई करो। ओके, चलिए इसके लिए भी सेम चीज, व्हाट वी विल डू, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। ओके, सो पहला कॉलम किसका रहता है, XI का, जो भी ऑब्जर्वेशंस रहते हैं, बात आई समझ में। सेकेंड किसका रहता है, फ्रीक्वेंसीज का। ओके, तो जो भी ऑब्जर्वेशंस है, ऑब्जर्वेशंस हमारे पास क्या क्या है, 10, 30, 50, 70, 89। 10, 30, 50, 70, 89, तो ये है हमारे पास ऑब्जर्वेशंस। ठीक, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है, 7, 8, 10, 15, 10। 7, 8, 10, 15, 10। ये जो भी डेटा है ना, इसमें ये जो टेबल कॉलम बनेगा, सॉरी जो टेबल बनेगा, इसमें ऑब्जर्वेशंस ध्यान से लिखना। ओके, कुछ भी कहीं पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो अगेन देख लेते हैं, 7, 8, 10, 15, 10, तो ये सही है, 7, 8, 10, 15, 10। अभी नेक्स्ट कॉलम किसका हम बनाते हैं, FI/XI का, तो ये हो जाएगा FI/XI, अगेन मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 240, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 1050, ये हो जाएगा 890। फिर हम क्या करते हैं, वी विल एड ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस ऑफ कॉलम थर्ड। तो इन दोनों को अगर हम देखो, इन दोनों की वैल्यू सम अप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 310, इसको करेंगे तो हो जाएगा 810, तो ये हो गई 810। ओके, अब 810 को और 890 को ऐड में करूंगा तो इट विल बी 8, 8, 16 प्लस 100 विल बी 17, तो ये हो जाएगा 1700। अब इसको इसमें ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा फाइनली, बेसिकली द एडिशन ऑफ ऑल दिस ऑब्जर्वेशंस विल बी 1750। ओके, अभी चलते हैं, इसको ऐड करते हैं, 8, 7, 15, फिर ये हो जाएगा 25, 40, 10, 50। सी हियर इट विल बी 2 ना, क्योंकि यहां पे 2 हो जाएगा एक्चुअली।
ओके तो ये हमारे पास हमने सम अप करके वैल्यूज फाइंड आउट कर ली. सो सिंपली मीन विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल दिस ऑब्जर्वेशंस दैट आर इन द कॉलम थर्ड. तो ये 2750 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज 50. ये हो जाएगा 0 0 विल गेट कैंसल्ड आउट. 5 5 जा 25, 5 5 जा 25. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 25. ओके सो द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज, जो भी ऑब्जर्वेशन हमारे पास था 55 है. ओके चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ये थोड़ा सा अलग है. अलग का मतलब ये है कि यहां पे देखो एक फ्रीक्वेंसी दी ही नहीं, दैट इज अननोन टू अस, और इसकी जगह हमारे पास एक जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मीन देके रखा है दैट इज 7.5. ओके और हमको ये जो अननोन p है ये हमको फाइंड आउट करना है. इसके लिए भी अपन सेम काम करेंगे, वही कॉलम बनाना, 2-3 कॉलम बनाना. क्योंकि देखो अगर ये अननोन है तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वी विल गो विथ दिस डेटा ओनली. ठीक तो अगेन द सेम थिंग. चलिए तो सबसे पहले मैं कॉलम बनाऊंगा किसका, xi का, फिर fi का. ओके तो सभी ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है 3 5 7 9 11 13. ओके और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है 6 8 15 6 8 15. देखो ध्यान से कहीं भी इसमें हम ये दोनों कॉलम बनाने में हमको मिस्टेक नहीं करना है. ओके तो ये हो गया 6 8 15. इसके बाद क्या है P8 4 P8 4. ये हमने कहीं तो गलती की. ओके बीच में यहां पे 9 रहेगा. ओके 9 11 13. तो हमारे पास 2 कॉलम बन गया है. अब थर्ड कॉलम किसका रहता है fi xi का. तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 105, 9p 88, ये हो जाएगा 52. अगेन सेम थिंग, you have to add all the observations those are in second and third column. तो ये हो जाएगा कितना होगा ये 14 29, it will be 41 plus p. अब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा दिस इज 58 58 प्लस 105 विल बी 163. ओके ये हो जाएगा देखो 8 5 13 4 1 5 1 6 ये हो गया. अब इन दोनों का एडिशन क्या होगा 140. ओके सो आई कैन से दैट कि ये सबकी ऑब्जर्वेशंस की वैल्यूज अगर सम अप करेंगे तो कितना हो जाएगा 303 प्लस 9p. इज इट क्लियर. तो अगेन सेम थिंग, मीन हम कैसे पता करते हैं, मीन इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस. इज इट क्लियर. यही तो करते हैं ना. तो और मीन हमारा कितना दिया रखा है 7.5. तो मैं 7.5 को 15/2 लिख देता हूं, थोड़ा सा इजी रहेगा. दिस इज इक्वल टू हाउ मच 303 प्लस 9p डिवाइड बाई 41 प्लस p. ओके बस अब इसको सॉल्व कर दो. तो ये हो जाएगा 15/2 इंटू दिस विल बी प्लस 7.5p. दिस इज इक्वल टू 303 प्लस 9p. ओके इज इट क्लियर. अब इसको इधर लेके जाओ और 303 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ. तो ये कितना हो जाएगा 307.5 माइनस 303 विच इज इवेंचुअली इक्वल टू 1.5p. इज इट क्लियर. देख रहे हो यहां पे ध्यान से. और फाइनली ये हो जाएगा 4.5. दिस इज इक्वल टू 1.5p. तो p की वैल्यू कितनी आ गई 3. सो दिस इज द अननोन फ्रीक्वेंसी, मतलब कि 9 की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 3. ओके सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट.
ओके अभी इसको सॉल्व करते हैं. सो हियर इट इज गिवन, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इन द फॉलोइंग frequency distribution if it is known that mean of the distribution is 1.46. okay तो कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बेसिकली दिस इज x 0 1 2 3 4 5 एंड फ्रीक्वेंसीज कितनी है 46. लेट से ये हमको दिया नहीं है. ओके सो हम यहां भी ये मान के चलते हैं कि लेट से दिस इज f1, दिस इज f2. ओके और 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 25, 4 के 10, 5 के 5 और टोटल मतलब क्या, इसका टोटल दिया हुआ है. ओके दैट मीन्स टोटल सम ऑफ और एडिशन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस, मतलब ये जो डेटा है दैट विल बी 200. बात आई समझ में? तो चलिए जब ये दिया हुआ है तो एक इक्वेशन बनाते हैं f1 f2 में. देखो अगर ये सबका समेशन ये 200 दिया है ना, सो व्हाट आई कैन से कि 46 प्लस f1 प्लस f2 plus 25 plus 10 35 plus 5 will be 40. This is given as 200. okay so that means f1 plus f2 will be equal to, ये हो जाएगा 86, 40 plus 46 और 200 में से 86 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 114. okay so let's say this is your equation first. ठीक, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया. अब चलिए ये मीन तो दिया हुआ है ना, तो हमको ये तो करना पड़ेगा कि मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो और ये ग्रुप डेटा हम इसको पहले बनाएंगे, मतलब ये ग्रुप डेटा है. ओके ग्रुप डेटा का मतलब सीधी सी बात है कि एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक रैंडमली डेटा नहीं दिया होगा. ओके जैसे कि देख सकते हैं डेटा ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, तो हमको ऐसे डेटा दिया रहेगा, तो ऐसे दिया हुआ ही है. ओके तो चलिए, तो सबसे पहले वही सेम चीज, पहला कॉलम बनाएंगे, सेकेंड कॉलम बनाएंगे. ओके पहले कॉलम में क्या लिखेंगे, जो भी मतलब दिया हुआ है, दैट इज 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5. ओके एंड सेकेंड में इसकी फ्रीक्वेंसीज है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो क्या क्या दी है 46, ये दोनों अननोन है, तो f1 f2 46 f1 f2 फिर 25 फिर 10 और 5. ओके ये कभी भी ये गलत मत लिखना जो भी डेटा रहेगा. तो ये हो गया 25 10 5. ओके अब बस वही सेम चीज तीसरा कॉलम बनाना है, दैट इज ऑफ f1 x1 सॉरी fi xi, ये हो जाएगा 0, f1 2 f2 फिर 25 इंटू 3 75 40 25. अब इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा कितना 75 प्लस 25 विल बी 100, ये हो जाएगा 140. तो f1 प्लस 2f2 प्लस 140. इज इट क्लियर? अब हम इसको ऐड करेंगे, तो इफ आई विल एड दिस डेटा, दिस विल बी इक्वल टू 15, ये तो वही बात होगी ना 86 प्लस. ओके ये हमको इसका एडिशन ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज 200, तो हम ये वाला क्यों लिखेंगे, ये तो हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है ना. और इसकी जो मीन है दैट इज गिवन एज 1.46 एंड दिस इज इक्वल टू f1 प्लस 2f2 ओके प्लस 140 डिवाइडेड बाय 200. ओके बस अभी इसको सॉल्व कर देना है. सो ये हो जाएगा 2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 carry 1, 2 4 are 8, 1 9, 2 1s are 2, and this is equal to f1 plus 2f2 plus 140. तो मतलब क्या कि f1 plus 2f2 is equal to 292 minus 140, ये हो जाएगा 152.
ओके ओके, सो f1 plus 2f2 is equal to 152. So let's say this is equation second. ओके, और इक्वेशन फर्स्ट से क्या था कि f1 plus f2 is equal to 114. इज इट क्लियर? सो बस अभी ये जो सेकेंड, फर्स्ट को सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो f2 की वैल्यू आ जाएगी 38. इज इट क्लियर? और इसी 38 को किसी भी एक इक्वेशन में अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेट्स से मैं इसी में सब्स्टिट्यूट कर रहा, ओके, सो f1 विल बी इक्वल टू 76. ओके, तो फर्स्ट जो f1 फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू 76 है और f2 की वैल्यू है 38. ओके, चलिए, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट मेथड, दैट इज एज्यूम्ड मीन मेथड. अब इसमें हम क्या करते हैं कि देखो, अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अगर हमारे पास डेटा दिया हुआ है, अगर उसमें फ्रीक्वेंसीज या फिर ऑब्जर्वेशंस बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो उस केस में डायरेक्ट मेथड का यूज हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो थोड़े से प्रॉब्लम्स को और कॉम्प्लिकेटेड कर देता है. ओके, एंड वो थोड़ा सा लेंदियर भी हो जाता है. अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर 5-6 की बजाय अगर 15-20 अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रहें, तो उसमें फिर से ऐड करना, उसमें ह्यूमन एरर के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं. ओके, यू मे डू द, उसमें थोड़े मिस्टेक्स के साथ चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं. तो इस वाले केस में हम डायरेक्ट मेथड का ना यूज करके एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करते हैं. अब इसमें क्या करते हैं कि हम कोई भी एक मीन एज्यूम कर लेते हैं. ओके, जो भी डेटा ऑब्जर्वेशन दिया रहता है उनमें से ही हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा मीन है, और उसके अकॉर्डिंगली डेविएशंस करके हम ये पता करते हैं कि व्हाट विल बी द मीन. ओके, तो चलिए इसको हम देखते हैं. ये तो वही बेसिक दिया है कि इफ द वैल्यूज ऑफ एक्स और एंड, मतलब दोनों की कुछ भी हो सकता है, आर लार्ज, द कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन एम बाय द डायरेक्ट मेथड इज क्वाइट टीडियस. वही थोड़ा सा लेंदी बन जाता है और उसमें एरर के भी चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. ओके, सो कंज्यूमिंग टाइम भी, मतलब टाइम भी उसमें ज्यादा लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग, बिकॉज कैलकुलेशंस इन्वॉल्व आर लेंथी. सीधी सी बात है, अगर 20 ऑब्जर्वेशन, तो हमने तो अभी तक जो 5 और 7 के किए थे, अगर वही मान लो 20 रहे, 30 रहे तो ओके. सो इस वाले केस में क्या करते हैं कि इन सच ए केस टू मिनिमाइज द टाइम इन्वॉल्व इन कैलकुलेशंस वी टेक डेविएशंस. ओके, तो सीधी सी बात है, ये जो आर्बिट्रेरी पॉइंट और ये जो आर्बिट्रेरी पॉइंट रहता है, वो हम एक जो ऑब्जर्वेशंस रहता है उन्हीं में से लेते हैं. ये भी हम देखेंगे अभी आने वाले टर्म में. ओके, सो ये हो गया वो. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास x1 x2 till xn आर द रेस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशंस. ओके, सो अगर हम इसको डेविएशंस लेंगे फ्रॉम आर्बिट्ररी पॉइंट a, देन द di विल बी इक्वल टू xi माइनस a. ओके, अगेन यहाँ पे i 1 to n तक रहेगा. ओके, अभी मैं ये दोनों साइड को f1 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो दिस विल बी इक्वल टू fi di इज इक्वल टू fi इंटू xi माइनस a. ओके, अभी मैं क्या करता हूं, दोनों साइड में सिग्मा लगा देता हूं. दैट मीन्स आई विल डू द समेशन ऑफ बोथ द साइड्स. ओके, सो दिस विल गिव यू सिग्मा ऑफ fi di विच इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ fi इंटू xi माइनस कैपिटल A. इसके बाद फिर क्या देखेंगे, दैट दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा ऑफ fi di. अभी मैं इसको स्प्लिट कर देता. ओके, आई एम जस्ट स्प्लिटिंग, तो ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ fi xi माइनस a इंटू, देखो ये दोनों टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये वाला fi इंटू इस वाले से, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई होता है सिग्मा में, तो ये हो जाएगा ये वाला टर्म माइनस a इंटू सिग्मा ऑफ fi. इज इट क्लियर? अब ध्यान से देखो, ये क्या है, ये हमने पहले देखा था ना, दिस इज नथिंग बट कैपिटल N. ओके, बात आई समझ में? तो मैं यहां पे लिख दूंगा a इंटू कैपिटल N. ओके, इसके बाद से मैं क्या अगर करूंगा, दोनों साइड्स को अगर मैं कैपिटल N से डिवाइड कर दूंगा, तो ये बचे, ये हो जाएगा 1/n इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ fi di. अपर लिमिट लोअर लिमिट ऑलरेडी दी हुई है, ये मैं नहीं बोल रहा बट फिर भी दी हुई है, इज इक्वल टू 1/n, ये 1 है, बाई n इंटू सिग्मा ऑफ fi xi माइनस ये nn कैंसिल हो, ये बचेगा a. ओके, अब ये क्या है, ये क्या है, देखो दिस इज द मीन. ये जो मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड में देखा था वही तो है ना, ये तो ये हमारा मीन है.
सो सिंपली मैं ये बोल सकता कि xi ये जो टर्म होगा ये x बार माइनस a के बराबर होगा। तो यहां से बेसिकली हम ये बोल देंगे कि मीडियन विल बी इक्वल टू a दैट आर्बिट्रेरी पॉइंट प्लस 1/n इंटू सिग्मा ऑफ fi di। इज इट क्लियर? तो यही होता है, यही हम करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड में। ओके, सो हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट एज्यूम करते हैं और वो कहां से रहता है? ऑब्जर्वेशंस में। ये भी इसका एल्गोरिथम है, देखें इसमें जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वी विल आल्सो सी दैट आल्सो। सो यही हम देखेंगे। सो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है? प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल इन सच अ वे। तो बात तो वही है ना, इसमें भी तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी पड़ेगी। दैट फर्स्ट कॉलम कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, ओके, एंड द सेकेंड कॉलम कंसिस्ट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। वही जैसा हम डायरेक्ट मेथड में करते हैं वही हम इसमें भी करेंगे। ओके, अब स्टेप सेकेंड में क्या करते हैं? इन स्टेप सेकेंड वी चूज अ नंबर, ओके, दैट इज फ्रॉम द वैल्यूज इन द फर्स्ट कॉलम। मैंने क्या बोला कि जो भी ऑब्जर्वेशंस दिए रहेंगे उन्हीं में से हम किसी एक को एज्यूम करते हैं कि ठीक है ये हमारा एक आर्बिट्ररी पॉइंट और एक एज्यूम्ड मीन है। ओके, दैट इज व्हाट वी डू। और फिर वहां से हम डेविएशंस लेते हैं। ओके, फिर डेविएशंस लेते हैं किसके? अबाउट दैट सेम आर्बिट्ररी पॉइंट। इज इट क्लियर? और फिर उसके बाद क्या करते हैं? वी राइट दीज डेविएशंस against the corresponding frequencies in the third column. Okay, now this was the second step. अब देखते हैं कि इसके बाद क्या करना है। See, after that we have to multiply the frequencies which were in the second column। जो हमने second column बनाया था उसमें हमने क्या लिखा था? frequencies। अब उस वाले कॉलम को with the corresponding deviations जो कि है di। अब ये वाला किस में? कॉलम थर्ड में। ओके, तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद एक फिर से एक दूसरा कॉलम प्रिपेयर करना है, दैट वन इज कॉलम 4 कंसिस्टिंग ऑफ fi di। ओके, ये था हमारा तीसरा स्टेप। अब इसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं? वी फाइंड द सम ऑफ ऑल द एंट्रीज इन द कॉलम थर्ड टू ऑब्टेन सिग्मा ऑफ fi di एंड द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन द कॉलम सेकेंड टू ऑब्टेन कैपिटल N। ओके, इसके बाद से फाइनली लास्ट में हम क्या करते हैं? बाय यूजिंग द फॉर्मूला जो हमने जस्ट डिराइव किया था उसके बेसिस पे हम मीन निकालेंगे, दैट इज x बार, दैट इज x बार इज इक्वल टू a प्लस 1/n इंटू सिग्मा ऑफ fi di। ओके, तो ये था हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालने का तरीका। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि यू हैव टू फाइंड द मीन वेट, ओके, बाय यूजिंग द एज्यूम्ड मीन मेथड। और जो वेट है वो दिया हुआ है 67, 70, 72, 73, 75 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज है, मतलब कितने स्टूडेंट का वो वेट है, 4, 3, 2, 2, 1 रेस्पेक्टिवली। ओके, चलो तो इसको ट्राई करो। इसके लिए भी सेम चीज, वी हैव टू मेक द टेबल। ओके, जस्ट अ सेकेंड। यस, ओके, तो हमें सबसे पहला वाला कॉलम किसका बनाना रहता है? डेटा का, जो कि है ये वेट। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, यस, तो जो पहला वाला कॉलम रहता है किसका? डेटा का, जो कि हमारे पास वेट है। सेकेंड कॉलम किसका रहता है? फ्रीक्वेंसी का। ओके, तो सबसे पहले ये जो गिवन है उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने करा था इसके पहले वाले मेथड में। तो वेट कितना दिया हुआ है? 67, 70, 72, 67, 70, 72, इसके बाद क्या था? 73।
और इसके बाद वाला डेटा क्या है 75। ये गिवन डेटा लिखते टाइम हमको गलती नहीं करनी, ओके, बिकॉज द होल प्रॉब्लम होल सॉल्यूशन विल बी गेट रॉन्ग, ओके। अब इसके बाद जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है वो क्या है 4 3 2 2 1, 4 3 2 2 1, ओके। ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। इसके बाद हमको क्या करना रहता है, वी हैव टू एज्यूम एनी मीन। इनमें से ये जो भी डेटा है इनमें से हम ये मानेंगे कि हमारा कोई तो भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट है और कोई तो एक एज्यूम्ड मीन है, ओके। आफ्टर दैट वी विल टेक द डेविएशंस फ्रॉम और अबाउट दैट आर्बिट्ररी पॉइंट, और फिर हम एक तीसरा कॉलम बनाएंगे दैट इज ऑफ डेविएशंस। तो di is equal to xi minus a, where a is the assumed or arbitrary point from this column. तो हम ये मान के चलते हैं कि let's say this is our a, that is 72, okay. तो 67 minus 72 will be minus of 5, 70 minus 72 will be minus 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 75 माइनस 72 3, ओके। ऐसे हमको बनाना है तीसरा कॉलम। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद वी हैव टू मेक वन कॉलम वेयर वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस सेकेंड कॉलम विद द कॉरेस्पॉन्डिंग डेविएशंस, जो कि रहेगा इस थर्ड कॉलम में। तो दैट इज एफ आई डी आई, ओके। तो 4 इंटू माइनस 5 माइनस 20, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। इज इट क्लियर? ये हो गया हमारा फोर्थ कॉलम। इसके बाद क्या करना है, वी हैव टू सम अप ऑल द ऑब्जर्वेशंस और दैट इज गिवन नंबर ओवर इन द फोर्थ कॉलम एंड इन द सेकेंड कॉलम। तो यहां से आ जाएगा हमारा कैपिटल N, दैट इज इक्वल टू 4 + 3 7 2 9 1 10 2 12, ओके। फिर हम ये जो भी दिया है इसको हम ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा फाइनली -20 प्लस -6 विल बी -26, और +5 करेंगे तो जाएगा -21, ओके। ये था हमारा। अभी फाइनली द मीन विल बी गिवन बाय a आर्बिट्ररी पॉइंट प्लस 1/n इंटू सिग्मा ऑफ fi di। ये फॉर्मूला हमने जस्ट अभी देखा था, इसके पहले देखा था, ओके। तो बस सभी वैल्यूज हमको नोन है। सो ए की जो हमने एज्यूम करी थी वो है 72, फिर ये हो जाएगा प्लस 1/12 इंटू सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई दैट इज -21। तो 3 4 12, 3 7 21, ये हो जाएगा 72 माइनस कितना 4 1 4, 4 7 28, 4 5 30, ओके। अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट आई विल गेट इज 70 पॉइंट, you will get the answer as 70.25 25 रहेगा यहां पे। इज इट क्लियर? तो ये था हमारा मीन वेट जो कि हमने निकाला है एज्यूम्ड मीन मेथड से। इज इट क्लियर? ओके, now let us see the next question. You have to find out the mean wage by using assumed mean method, okay? तो हमारे पास वेज दिया गया है डिफरेंट मतलब सभी जो वर्कर्स हैं उनका, और जो कि 800 820 860 900 920 980 1000, और कितने वर्कर्स को ये मिलता है दैट इज द बेसिकली फ्रीक्वेंसी दैट इज ऑल्सो गिवन, ओके। सो चलिए इसको ट्राई करते हैं। एंड फॉर दिस ऑल्सो वी हैव टू मेक फर्स्ट कॉलम ऑफ xi, सेकेंड ऑफ fi। xi क्या मतलब ये जो वेज है उसका, एंड सेकेंड कॉलम fi मींस ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि है 7 14 19 25 20 10 5, ओके। तो चलिए यस, सेकेंड कॉलम इज ऑफ fi। तो जो ये वेजेज है सबके ये दिए हुए 800
820, 860, 800, 820, 860, इसके बाद क्या है 900, 920, 980, और फाइनली ये 1000। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज क्या क्या दी हुई है, दैट इज 7, 14, 19, 25, 7, 14, 19, 25, 20, 10, 5। ये जो पहले दो कॉलम से ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये गलत हो गए तो फिर पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, अभी नाउ आफ्टर दैट व्हाट आई हैव टू डू, वी हैव टू चूज वन आर्बिट्ररी पॉइंट और एज्यूम्ड मीन। ओके, सो लेट्स से दैट इज 900, सो di will be equal to xi minus a, is it clear? मतलब 800 minus 900 it will be minus 100, यहां पे हो जाएगा minus 80, ये हो जाएगा minus 40, here it will be 0, then 20, then 80, then finally it will be 100. ओके, तो ये हो गया डेविएशंस अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट दैट इज 900. ओके, तो यहां से फिर नाउ द फोर्थ कॉलम इज ऑफ FIDI, इज इट क्लियर? FIDI मतलब 7 इंटू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग डेविएशन अबाउट A, दैट इज -100. तो ये हो जाएगा -700, ये हो जाएगा -1120, ये हो जाएगा -76. हियर इट विल बी 0, 400, 800 and 500. After that what we have to do, we have to add all the values which are in fourth and second column. So here it will be 14 plus 7, 21 plus 9, 30, here it will be 40, 40 plus 45, 85, then 1500. Okay, so sum of all the values that are in the second column is 100. अभी इसमें इस वाले कॉलम में जो भी वैल्यूज है इनको हम सम अप करेंगे. So here addition will be 8052, that is -2580, और ये जो है इसको हम ऐड करेंगे तो इट इज 1700. ओके, और ये है पॉजिटिव में. सो अगर इसमें से इन दोनों को ऐड करेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर, इट विल बी -880. okay, बस now the mean will be calculated by A, that is arbitrary point, that is 900 plus 1/100 into कितना -880. okay, so your answer will be 900 minus 8.8. so the answer will be 91.2. ओके, तो ये हो गया हमारे पास मीन वेज ऑफ द डेटा दैट वाज गिवन टू अस. ओके, ध्यान से देख लो एक बार फिर से. हमने पहला कॉलम बनाया किसका, वेज का. सेकेंड बनाया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज का. तीसरा कॉलम किसका था, डेविएशंस अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट दैट इज ए. फोर्थ कॉलम किसका बनाया, FIDI. ओके, फिर फाइनली हमने इसके वैल्यूज को सम अप किया दैट इज -880, इसके वैल्यूज को सम अप किया दैट इज 100, और फिर हमने फॉर्मूला से दैट इज A प्लस 1/n इंटू सिग्मा ऑफ FIDI से का यूज करा. सो हियर इट विल बी A इज 900 प्लस 1/100 इंटू -880, तो ये हो जाएगा 8.8, दैट इज इन नेगेटिव. सो 900 minus 8.88 विल बी 891.2. okay, now we will see what will be the mean of कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, देखो
अभी तक हमने क्या देखा था, द मीन ऑफ द ग्रुप्ड डेटा और वी ऑल्सो कॉल इट एज अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सी इसमें क्या होता है कि द डेटा आर क्लासिफाइड इनटू क्लास इंटरवल्स, इज इट क्लियर। और इस वाले केस में क्या करते हैं, द वैल्यूज ऑफ x1 x2 x3 till xn आर टेकन एज अ मिड पॉइंट और क्लास मार्क। जो क्लास इंटरवल के जो लोअर और अपर लिमिट होते हैं उनके एवरेज और उनके मीन को बोलते हैं क्लास मार्क। तो उसी को हम लेते हैं एज अ x1 x2 x3 till xn एंड इट शुड बी नोटेड दैट द मिड वैल्यूज इज इक्वल, या दैट इज, वो मैंने अभी जस्ट बताया। ओके सो चलिए इसको सबसे पहले हम क्वेश्चन से ही समझते हैं। So here you have to find out the mean of the following frequency distribution। तो यहां पे देखिए ये जो भी डेटा ये क्लास इंटरवल में दिया गया। ओके देखो इसको भी इस टाइप के डेटा का भी मीन निकालने के लिए वी हैव टू गो विद द सेम टू अप्रोचेस और मेथड्स। दैट फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड एंड द सेकेंड वन इज assumed mean method। you can go with any of them। okay so but यहां पे बस एक छोटा सा डिफरेंस यही है कि xi is not known to us, उसकी जगह पे क्लास इंटरवल दिया गया है। और वो क्या होता है xi इसमें, दैट इज नथिंग बट द क्लास मार्क ऑफ दीज क्लास इंटरवल्स। ओके चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको समझते हैं। तो क्लास इंटरवल इज गिवन। ओके इसके बाद क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दैट इज fi। तो क्लास इंटरवल्स क्या क्या है, 0 10 10 20 20 to 30 30 to 40 एंड 40 to 50। ओके एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है, that is basically number of workers 7 10 15 okay after that what we have to do, we have to find out class marks of these class intervals और उसको एक दूसरे कॉलम में लिख देंगे। सो दैट विल बी xi। इसका क्लास मार्क क्या होगा 5, इसका क्लास मार्क क्या होगा 15 25 35 45। ओके इज इट क्लियर, ये हो गया। नाउ यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड, आइदर एज्यूम्ड मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट द मीन ऑफ दिस डेटा। ओके तो देखो सबसे पहले ओके लेट अस यूज द एज्यूम्ड मीन मेथड इटसेल्फ। तो उसमें क्या करते हैं, ये जो भी डेटा वाला कॉलम रहता है उसमें से किसी एक पॉइंट को हम एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं और एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेते हैं, फिर उसके अबाउट डेविएशंस निकालते हैं। ओके सो नाउ लेट अस गो विद दैट अप्रोच इटसेल्फ। तो लेट्स से कि दिस इज योर ए। ओके तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेविएशंस क्या 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 होंगे, di दैट इज xi माइनस ए। ओके तो इसके अबाउट डेविएशंस क्या क्या है, 5 माइनस 25 दैट इज माइनस 20, ये हो जाएगा माइनस 10 0, फिर 35 माइनस 25 10, हियर इट विल बी 2। ओके इसके बाद क्या अपन करते हैं, एक दूसरा वाला कॉलम लिखते हैं और उसमें क्या कौन कौन सी वैल्यूज रहती हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग डेविएशन। इज इट क्लियर। तो यहां पे क्या हो जाएगा 7 इंटू माइनस 20, सो हियर इट विल बी fi di और ये क्या हो जाएगा माइनस 140। इज इट क्लियर। और यहां पे क्या रहता है 10 इंटू माइनस 10, ये हो जाएगा माइनस 100 0। ओके ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी ये डेविएशन वाला कॉलम। ओके इस वाले कॉलम को नहीं लेना है। ओके जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं। देन 8 इंटू 10 80, यहां पे हो जाएगा 200। ओके देख लो 7 इंटू माइनस 20 माइनस 140, 10 इंटू माइनस 10 माइनस 100 0 8 80
200। ओके, अभी हम इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये पॉजिटिव 280 है, ये है कितना -240, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 40। 280 में से 240 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ओके। आफ्टर दैट वी हैव टू ऐड दिस, ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, इसमें जो भी वैल्यूज है, सो ये है 17 प्लस 8 25, 25 प्लस 25 50। Okay, now the things are very easy. Mean will be calculated by arbitrary point plus 1 by n into fi di summation of, this will be equal to 25 plus 0.8. Okay, so your answer will be 25.8. ओके, तो ये हो गया हमारा मीन बाय यूजिंग द एज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू हैव टू फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए भी सेम चीज करना है। वी हैव टू फर्स्ट कॉलम विल बी ऑफ क्लास इंटरवल्स, देन फ्रीक्वेंसी, देन उसके क्लास मार्क्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज आएगी उसका कॉलम। ओके, सो नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन। Okay, so first column is of class interval, sorry. सेकेंड कॉलम में क्या लिखते हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, फिर रहता है xi, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास मार्क्स। ठीक, क्लास इंटरवल है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, फिर 80 to 100। ओके, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है, 15, 18, 21, 15, 18, 21, 29, 17। यस, ये जो पहले दो कॉलम्स है इनमें कोई भी मिस्टेक नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। हियर क्लास मार्क विल बी 10, 30, 50, 70, देन 90। ओके, ये हो गया हमारे xi। ओके, एंड इन दिस solution also I will be using the assumed mean method. You can use any of the two. तो उसमें क्या करते हैं, we will take any arbitrary point. So let's say this is our arbitrary point. Always remember assumed mean method में arbitrary point किस वाले कॉलम से लेते हैं, जो डेटा वाला कॉलम रहता है वो, ना कि फ्रीक्वेंसी। ओके, यहां पे मिस्टेक मत करना। नाउ द डेविएशन विल बी इक्वल टू xi माइनस a, तो ये क्या हो जाएगा, -40 माइनस 20, 0, 20, 40। ओके, नाउ fi di वाला कॉलम, सो इट विल बी -600, यस, -600, फिर ये वाला क्या रहता है, -360, 0, हियर इट विल बी, यहां पे क्या हो जाएगा, 29 इंटू ये डेविएशन fi di, 0, 2 9 जा 18, 1, 2 2 जा 4, 1, 5, here it will be 680। okay, now we have to add all the values that is in this column, तो ये हो जाएगा कितना है, ये -960। ओके, और इसकी वैल्यू क्या है, 8 8 16 कैरी 1 12, तो इसको हम ऐड करेंगे, 1260 माइनस 960 विल बी इक्वल टू 300। ओके, अब इस वाले कॉलम को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा,
8 5 13 1 49 23 7 30 0 कैरी 3 3 4 6 7 8 9 2 to 4 to 6 7 3 10. Okay, now the mean will be given by arbitrary point plus 1 by 100 into 300. ये हो जाएगा 3. फाइनल मीन विल बी 53. Is it clear? So this is the answer, that is 53 is the mean of the given continuous frequency distribution. Is it clear? Now let us see the next question. That is, you have to find the mean of the following distribution. If the mean of the following distribution is 54, you have to find the value of p. ये जो unknown p है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, ऐसे प्रॉब्लम हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में करा है. इस वाले में भी वही सेम चीज करनी है. डिफरेंस इसमें क्या है कि यहाँ पे उसमें एक जो भी डेटा था उसका क्लास इंटरवल नहीं दिया था. वो एक डेटा ऑलरेडी दिया हुआ था, बट यहाँ पे हमको क्लास इंटरवल दिया है. दैट इज द डिफरेंस. ओके, बट अप्रोच सेम रहेगा. ओके, अगेन सेम थिंग, क्लास इंटरवल. ओके, सेकेंड कॉलम किसका रहता है? फ्रीक्वेंसी का. एट क्लासेस आर गिवन एज 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 80 एंड 80 100. चलिए इसको लिख देते हैं. तो ये हमको क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर 7, P, 10, 9, 13. 10, 9, 13. Okay, so this corresponding frequency is already given to us. Now we have to make the third column, that is of xi. और इसमें क्या लिखते हैं? क्लास मार्क ऑफ द corresponding class intervals. Is it clear? So 0 plus 20 divided by 2, 10. Here it will be 30, then 50, 70, 90. Okay. In this question also we will be using the assumed mean method. Okay. Now let us assume कि ये जो हमारा point है, that is our arbitrary point. तो again deviations from this arbitrary point will be 10 minus 50, that is minus 40, minus 20, 0, 20, 90. Okay, is it clear? अभी नाउ इसके बाद क्या करना रहता है? वी हैव टू मेक अ कॉलम ऑफ एफ आई डी आई और इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट की जो वैल्यूज आएंगी वो लिखते हैं. तो ये हमारा एफ आई डी आई. ओके, अभी देखो 7 इंटू माइनस 40 माइनस 280, P इंटू माइनस 20 माइनस 20P, 0, 180. ये 13 इंटू 9, 9 3s are 27, carry 2, 9 1s are 9 to 11. Okay, after that we have to add this. तो ये कितना हो जाएगा? 7 plus 10 17, 17 9 26, 26 plus 13 is 39 plus P. और इस वाले कॉलम में क्या हो जाएगा? Here it is minus 28, तो समेशन ऑफ दिस विल बी माइनस 100. ये हो जाएगा 1070. ओके, देखो इसके प्रोडक्ट में कहीं भी मिस्टेक नहीं रहनी चाहिए. ओके, सो 7 फ्रीक्वेंसी एक बार फिर से देख लेते हैं. फ्रीक्वेंसीज क्या है? 7 फिर 10 9 13. तो देख लो 7 10 9 13 सही है. डेविएशंस 40 होगा, 10 माइनस 50, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है. सी ये हमने गलती करी है. हियर इट विल बी 40. बात आ रही समझ में? 90 माइनस 50 40. तो ऐसी मिस्टेक हमको नहीं करनी है.
ठीक, तो ये हो जाएगा 40 एंड 4 3s are 12, 2 कैरी 1, 4 1s are 4 1 5, ये बेसिकली 13 5s are 52 ही होता है. Okay, now here if you will add all these values, what you will get, it will become 7 8 2 0, sorry 8 2 10 0 carry 1 5 1 6 1 7, ये हो जाएगा 700 और 700 में से 280 सब्ट्रैक्ट करोगे, so here it will be 520. Is it clear? एंड ये -2p तो यहां पे है. ओके, 520, देखो हियर दिस विल बी 100 -100, हाँ यस, हियर इट विल बी, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये क्या बचेगा -100 और इनको अगर ऐड करोगे, जस्ट अ सेकेंड, हियर इट विल बी 420 एक्चुअली. ओके, नाउ इसमें हमको ये ऑलरेडी गिवन है कि इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 54, हमको ये मीन ऑलरेडी दिया हुआ है. ओके, और देखो मीन हमको अगर ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट मीन्स व्हाट, आई कैन से दैट 54 इज इक्वल टू व्हाट, आर्बिट्ररी पॉइंट क्या है 50, दैट इज इक्वल टू 50 प्लस क्या रहता है 1/n इंटू समेशन ऑफ दिस कॉलम, ये जो इस कॉलम में वैल्यूज है उसकी. तो यहां पे n क्या है 1/39 प्लस p, तो ये है 1/39 प्लस p, और इसके मल्टीप्लीकेशन में क्या रहेगा 420 माइनस 20p. इज इट क्लियर? अब देखो 54 माइनस 50 विल बी 4, ये हो जाएगा 420 माइनस 20p डिवाइडेड बाई 34 प्लस p. इज इट क्लियर? अब देखो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 9s are 36, कैरी 3, 4 3s are 12, 156, और ये हो गया प्लस 4p, दिस इज इक्वल टू 420 माइनस 20p. इज इट क्लियर? अब इस वाले को इधर लेके आओ, 156 को राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ, तो इट विल बी 240p एंड दिस विल बी इक्वल टू 420 माइनस 156. तो यहां पे क्या हो गया 4. इज इट क्लियर? 11 में से 5 जाएगा, फिर 6 एंड हियर इट विल बी 2. ओके, so therefore value of p will be 11 1 1. so जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इस वाले क्लास इंटरवल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज योर 11. ओके, ऐसा ही हमको करना है. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फॉलोइंग टेबल गिव्स द वीकली वेजेस इन रुपीज ऑफ वर्कर्स इन अ सर्टेन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन. The frequency of the class 49 to 52 is missing. It is known that the mean of the frequency distribution is 47.2. ये already known है. Okay, the missing frequency you have to find out. Okay, so you can see weekly wages, मतलब जो इसका class interval है that is already given. ये 49 है. Okay, and frequencies to the corresponding class intervals is also given. इसका हमको पता करना है. Let's say this is F1, only F1 you can say. Okay, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. Again the same thing, class interval. Okay, class interval कहां से स्टार्ट है इसका 40 से, और 3 का गैप है. So here it will be 40 to 43, 43 to 46, 46 to 49, 49 to 52, 52 to 55. ओके, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज कितनी दी हुई है, दैट इज 30, 31, 56, 58, 60, 31, 58, 60 p
फिर क्या दिया हुआ है 27. इज इट क्लियर? ये जो पहले दो कॉलम्स है इनको सही से लिखना विदाउट एनी मिस्टेक. ओके, सो 31, 58, 60, फिर F1, फिर 27. या लेट अस से कि ये P की जगह F1 ही हम लिख देते हैं यहां पे. ओके, आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट इट ओवर हियर कॉलम दैट इज ऑफ xi. इसमें इसके रेस्पेक्टिव जो भी क्लास मार्क रहते हैं वो लिखते हैं. सो हियर इट विल बी 40, इट विल बी 83/2. ओके, तो ये हो जाएगा 41.5, फिर ये हो जाएगा 44.5, फिर ये हो जाएगा +3, सो 47.5. हियर इट विल बी 50.5. ओके, और आप क्रॉस चेक भी करते हुए चल सकते हैं. 9 + 2 11 1, ये हो जाएगा 101 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 10, 0 2 5 10, एंड हियर इट विल बी 53.5. ओके, ये हो गया हमारा xi. ओके, अगर हम अब फिर से हम एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करेंगे तो डेविएशंस निकालेंगे किसी आर्बिट्ररी पॉइंट के अकॉर्डिंग अबाउट. लेट से ये हमारा हो गया a. इज इट क्लियर? तो डेविएशन इसके अबाउट क्या हो जाएगा xi माइनस a. इसके अबाउट डेविएशन 41.5 माइनस 47.5 विल गिव अस -6. ये हो गया -3 0 3 6. इज इट क्लियर? नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस कॉलम में जो भी वैल्यूज है विथ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेविएशंस, दैट इज FI/DI. ये है कितना -6 1 जा 6, 6 3 जा 18. हियर इट विल बी माइनस ऑफ 3 8 जा 24 कैरी टू 3 3 जा 3 5 जा 15 टू 70. इज इट क्लियर? ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लीकेशंस भी कहीं पे गलत नहीं होने चाहिए. 3 8 जा 24 कैरी टू 3 5 जा 15 टू 17, ये तो 0 रहेगा ही. हियर इट विल बी 3 इंटू F1. मिस्टेक्स कहीं नहीं होनी चाहिए मल्टीप्लीकेशन में. 6 7 जा 42 कैरी 4, 6 2 जा 12 4 16. अभी हम इसको ऐड करेंगे, तो इसको हमने ऐड करा तो ये क्या हो जाएगा कैरी 1 16 1, ये हो जाएगा -360. और ये हो गया माइनस में, ये पॉजिटिव में, तो डेफिनेटली 360 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी ओवर हियर 10 - 2 दैट इज 8. यहां बचेगा 5 में से 6 जाएगा नहीं, तो 15 - 6 9, 2 - 1 इट विल बी 1. इज इट क्लियर? ये हो गया हमारा. एंड ये जो बचा ये भी तो लिखेंगे ना अपन. ओके, ध्यान से देखिए, हियर देयर शुडंट बी एनी मिस्टेक. ओके, अभी हम इसको ऐड करेंगे. सो हियर व्हाट विल गेट 8 1 9 9 7 16 को 6 कैरी 1. ओके, 5 3 8 1 9 9 और 8 17 प्लस F1. तो ये हो गया हमारा सिग्मा और कैपिटल N, यू कैन से. और इसका मीन हमको कितना दिया हुआ है ऑलरेडी 47.2. इज इट क्लियर? आर्बिट्रेरी पॉइंट क्या है 47.5 प्लस 1/176 प्लस F1 इंटू क्या 3F1 माइनस 198. So 47.2 minus 47.5 will be minus 0.3, which is equal to 3F1 minus 198 divided by 176 plus F1. Is it clear? अभी हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो हियर इट विल बी 3 8 जा 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 7 जा 21, 2 कैरी 2, 3 1 जा 3 2 5. ये हो जाएगा 52.8 जो कि है माइनस में. और यहां पे क्या बचेगा प्लस, नो प्लस, हियर इट विल अगेन बी माइनस ना, -0.3 F1. इज इट क्लियर? और ये तो हमारा एज इट इज रहेगा ही.
ओके, नाउ ये वाला टर्म है, इसको इधर लेके चले जाओ. सो इफ यू विल टेक इट ओवर हियर, इट विल बी 3.3f1. And if you will take this to LHS, it is minus, it will become positive, but ये negative है, so it will be 198 minus 52.8, 145.2. So if you will divide it, the answer will be 44. Okay, you can also subtract. देखो, what I have done is, you have to subtract 188, 52.5 किस में से? 198 से. Here it will be 2, 7 minus 2, 5, 9 minus 5 will be 4, 1. So this was the mistake I have done. तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आ गई? 44. So this is the answer. Now let us see the next question, that is, find the mean marks of the students from the following cumulative frequency distribution. Okay. अभी तक हमने क्या देखा था? वी हैव फाउंड आउट द मीन ऑफ द कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, देखो यहां पे दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स इज बिलो 10. कितने हैं? 5. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स इज बिटवीन 20. कितने हैं? 9. अब इसमें देखो बिलो 20 में बिलो 10 वाले भी तो आ रहे हैं. आर यू गेटिंग? सो दैट मीन्स आई कैन से कि अगर मान लेते हैं कि अगर हमें क्लास इंटरवल वाला रो बनाता फॉर एग्जांपल, और मैं ये मान लेता कि पहला क्लास इंटरवल है 0 to 10, मतलब 0 to 10 के बीच में कितने स्टूडेंट के मार्क्स आए, सो दैट विल बी 5. ओके, अगर दूसरा क्लास इंटरवल बनेगा 10 to 20 के बीच का, सो देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी हाउ मच? 9 minus 5, क्योंकि बिलो 20 में तो बिलो 10 वाले भी आ रहे हैं. Okay, so basically I am trying to make the distribution of continuous frequency, that's it. तो अगर वही सेम, अगर 20 to 30 के बीच का अगर क्लास इंटरवल रहेगा, मतलब 20 to 30 के बीच में कितने स्टूडेंट्स का मार्क्स आया है, so that will be what? 17 minus 9. Are you getting? तो चलिए सबसे पहले हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं. सो पहला रो हो जाएगा क्लास इंटरवल का, दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी का, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. इज इट क्लियर? अब देखो 0 to 10, पहला क्लास इंटरवल लेते हैं 0 to 10. इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं? 5. तो मैं यहां भी लिख दूंगा 5. सिमिलरली फॉर द क्लास इंटरवल 10 to 20, number of students will be 9 minus 5, that will be 4. Okay, for the class interval 20 to 30, number of students will be 17 minus 9, that will be 8. Okay, for 30 to 40, number of students will be 29 minus 17, that will be 12. Okay, ये देखो, ये बेसिकली देखो यहां पे क्या हो रहा है कि 20 और 30 के बीच में कितने स्टूडेंट्स का मार्क्स है? 8. 30 और 40 के बीच में कितने स्टूडेंट्स का मार्क्स है? 12. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर. सिमिलरली फॉर द क्लास इंटरवल 40 to 50, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी 45 minus 29, that will be 16. For 50 to 60, number of students or frequency will be 60 minus 45, that will be 15. Is it clear? For 60 to 70, number of students or the frequency will be 10. Is it clear? For 70 to 80, it will be 8. For 80 to 90, it will be 83 minus 78, that will be 5. And here it will be 90 to 100, it will be 2. 83 minus 80, 85 minus 83. ओके, तो ये हमारे पास मिल गया कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब इसका हम चलिए मीन फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग द एज्यूम्ड मीन मेथड. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 कॉलम बनाएंगे, किसका? क्लास इंटरवल का और फ्रीक्वेंसी का.
ओके, तो क्लास इंटरवल क्या है? 0 to 10, 10 to 20, ओके, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100. ओके, तो ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल. अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं. तो फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है? 5, 4, 8, 12, 16. 5, 4, 8, 12, 16. इसके बाद क्या है? 15, 10, 8, 5, 2. ओके, अभी हम तीसरा कॉलम बनाते हैं किसका? क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल्स. ओके, सो ये हो जाएगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 5, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी. क्लास मार्क क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट होल डिवाइडेड बाय 2. तो 20 प्लस 30, 50 डिवाइड बाय 2 विल बी 25. हियर इट विल बी 35, 45, 55, 65, 75, 85 and 95. Okay, now we are, see what we are using is the assumed mean method. इसमें क्या करते हैं? हम एक arbitrary point assume करते हैं. So let's say that is 45 of the column of class mark, और इसके about हम deviations निकालते हैं. ओके, तो लेट्स से कि ये हमारा कॉलम हो गया डेविएशन का. ओके, तो डेविएशन कितना होगा? 5 minus 45 इट विल बी -40, 15 minus 45 इट विल बी -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40 और 50. ओके, ये आ गया हमारा डेविएशंस फ्रॉम दिस आर्बिट्ररी पॉइंट 45. इसके बाद क्या करते हैं? वी मल्टीप्लाई द क्लास मार्क्स विथ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, और फिर उसके बाद एक मतलब इसी का कॉलम बनाते हैं बेसिकली, दैट इज ऑफ FI DI. ओके, तो ये क्या होता है? FI DI का. तो 5 into -40 इट विल बी -200, -120, sorry, -120 it will be -160, -120, 0, ये कितना हो जाएगा? 150, 200, 240, 200, then it will be 100. ओके, अभी उसके बाद क्या करते हैं? we add all the values that are in this column and also we add all the values that are in frequency column. ओके, तो अगर इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा कितना? 9 plus 8, 17, 29, 29 plus 16 will be 30, 45, 60, 70, 85. Okay, similarly if you will add all the values that are in this column, ये क्या हो जाएगा? देखो, summation of all the negative values, this will give you -600. Okay, 6 to 8 to 10, 0 carry 1, 3, 4, 5, 6, and summation of all these positive values will be 890. So 890 minus 600, it will be 290. Is it clear? Now we have to find out the mean. अब mean क्या होता है? Arbitrary point, that is 45 plus sigma of FI/DI, that is 290 divided by 85. ये हो जाएगा 45 plus 3.1.
Okay, you can also divide it over here. 8 3s are 3 4s, 3 5s are 15, 5 carry 1, here it will be 25, here it will be 5, 9 minus 8 minus 5 it will be 3 point, here it will be then 0. Okay, now what you can do, 3 point, yes, so here it will be 35 0, and here you can get 4, yeah, 4 5s are 20, carry 2, 4 8s are 32, 4 34, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 0, देन ओवर 0, सो 1, तो बेसिकली हो जाएगा 3.41. ओके, आफ्टर एडिशन यू विल गेट द मीन एज 48.41. तो ये हो गया हमारा आंसर, दैट इज 48.41. इज इट क्लियर?